कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का यही लॉजिक है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल संविधान विरोधी है, यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अब विपक्ष के इस लॉजिक पर तो किसी को भी हंसी आ जाए, क्योंकि जो लोग संविधान बनाने का हिस्सा रहे वो खुद वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनकर आए थे। पहली बार आम चुनाव साल 1951-52 में हुए थे, तब लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए और यह सिलसिला 1967 तक चला। तो जिन्होंने संविधान बनाया उनके आंखों के सामने वन नेशन वन इलेक्शन चलता रहा, तो संविधान विरोधी कैसे था बॉस? उन्होंने नहीं कहा कि हमने संविधान बनाया कुछ और नेहरू जी आप कर रहे हैं कुछ। तब आपको नहीं समझा नेहरू जी संविधान विरोधी थे। जब एक साथ चुनाव कराने का सिलसिला टूटा तो फिर से इस सिस्टम को दोबारा लागू करने की कोशिश भी हुई। साल 1983 में इलेक्शन कमीशन ने एक साथ चुनाव कराने की बात कही। साल 1999 में लॉ कमीशन ने इसका समर्थन किया कि बॉस वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए। साल 2017 में नीति आयोग ने इस पर जोर दिया। लेकिन जैसे बाकी चीजों का हाल था, एक शौचालय देश की महिलाओं को देने के लिए कोई नरेंद्र मोदी लगता है कि हर घर में एक शौचालय कम से कम आ जाए, ये वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं, ये संसद भवन बनवाते हैं। यानी विपक्ष का यह कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ है, या ये लॉजिक देना कि वन नेशन वन इलेक्शन तो संभव ही नहीं है, इन दोनों ही लॉजिक में कोई दम नहीं दिखता। जब देश आजादी हुआ था तब वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, तब संभव था। आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई तब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता इनके हिसाब से। बॉस, देश एक चुनाव की बात इंदिरा गांधी के जमाने से कर रहा है, लेकिन तब के नेताओं ने हिम्मत नहीं दिखाई कि एक देश एक चुनाव पर कदम आगे बढ़ा लेते। अब नरेंद्र मोदी से इतने सालों बाद कर रहे हैं तो लोग छाती पीट रहे हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि 1967 के बाद देश में वन नेशन वन इलेक्शन का जो चक्र टूटा, वो टूटा कैसे, किसकी वजह से टूटा? साल 1968 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1968 की शुरुआत में ही यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया था, विधानसभा को भंग कर दिया गया। पंजाब में भी सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, विधानसभा को भंग किया गया। जून 1968 में आंध्र प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर विधानसभा को भंग किया गया। बिहार में भी काफी उठापटक देखने को मिली और 1967 में के बाद गठबंधन की सरकारें बनी, गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा। इसी तरह केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश में हुआ। कहीं सीएम के निधन के बाद विधानसभा भंग हुई, कहीं दूसरी वजह से, कहीं पार्टी के टूटने से, तो कहीं सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से विधानसभा को भंग कर दिया गया। और इस तरह देश में एक साथ इलेक्शन का सिलसिला टूट गया। साल 1967 में पहली बार कांग्रेस बिना नेहरू के आम चुनाव में उतरी थी। कांग्रेस लगातार चौथी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी यह जीत पिछले 3 चुनावों जैसी नहीं थी। इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनी, लेकिन आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में कराए गए विधानसभा चुनावों में उन्हें झटका लगा। कांग्रेस को 6 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। राज्यों में बदले समीकरण की वजह से कांग्रेस ने कई राज्यों में अपनी मनमानी की, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया। जो कसर बाकी रह गई थी उसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में पूरा कर दिया। लोकसभा के जो चुनाव 1972 में होने चाहिए थे उसे भी 1 साल पहले 1971 में ही करवा दिया। यानी इंदिरा गांधी के दौर में ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला टूटा। यही बात आज राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने याद दिलाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही इस देश में एक साथ होने वाले चुनाव का पैटर्न खत्म हुआ था। एक बार जेपी नड्डा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब इस वन नेशन वन इलेक्शन में मुसलमान का एंगल कौन ले आया है और क्या हो रहा है। कि आज आप वन नेशन वन इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण वन नेशन वन इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। खुद के राज में कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव का पैटर्न तोड़ा, वो भी अपने फायदे के लिए। लेकिन जब देश के फायदे की बात हो रही है तो पूरा इंडी गठबंधन हल्ला मचा रहा है। इंडी गठबंधन में एक से बढ़कर एक कलाकार नेता है बॉस। कुछ नेता तो एक देश एक चुनाव में हिंदू मुसलमान का एंगल ले आए और मुस्लिम पॉलिटिक्स करने लगे। इन्हीं में से एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक देश एक चुनाव पर भी मुस्लिम पॉलिटिक्स घुसेड़ दी बॉस। सुनिए एक बार सर को। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं।
इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर ये मनीष तिवारी जी ने कहा कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। इस देश में कुछ ऐसा है जो इन लोगों के हिसाब से मुसलमान विरोधी नहीं हो रहा। मुसलमान जो विक्टिम कार्ड या विक्टिम होने की भावना से ग्रस्त है, इन्हीं लोगों ने भरा हुआ। अच्छा, बीच में सरकार गिर गई तब क्या होगा, ये आपको अभी आगे बताऊंगा। इनका ये जो कह रहे हैं वो हिसाब ठीक नहीं है। हमने आपको कल ही बताया था कि इंडी गठबंधन में मुस्लिम और दलित वोटों की छीना झपटी चल रही है। धर्मेंद्र यादव का आज का बयान इसी लड़ाई का नतीजा है। कल प्रियंका वाड्रा ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के समर्थन में बैग लहराकर खूब माहौल सेट किया। इससे समाजवादी पार्टी तनाव में आ गई होगी। उन्हें लगा कि प्रियंका वाड्रा तो उनके वोट बैंक में सेंध लगा देंगी, तो आज उसी बेचैनी में धर्मेंद्र यादव बिल को मुसलमानों से जोड़ने लगे, ताकि संसद में मुसलमानों को यह मैसेज दिया जाए कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की आवाज उठाती है। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में विपक्ष ये लॉजिक भी दे रहा है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगे, उनके मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। आप एक बार तेजस्वी यादव को सुनिए, वो यही लॉजिक दे रहे हैं। उसके बाद आपको इस लॉजिक का भी दम बताऊंगा कि क्या रीजनल पार्टीज खत्म होंगी या नहीं, उसके फैक्ट्स बताऊंगा। जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। ओवैसी ने भी कहा, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन आए। वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को जो खतरे का लॉजिक दिया जा रहा है, उसमें भी बॉस कोई जान नहीं, क्योंकि अभी भी लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इसमें ज्यादातर क्षेत्रीय दलों की सरकारें बनती हैं। जैसे साल 2014 में लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। इसमें 2 राज्यों में, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी की तो नहीं बनी, बीजेपी केंद्र में आई थी। इसी तरह से साल 2019 में इन्हीं 4 राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव हुए। 4 में से 3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार बनी, जिसमें आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा शामिल था। नरेंद्र मोदी की सरकार तो केंद्र में बन रही थी, राज्य में रीजनल पार्टीज तो खत्म नहीं हुई। 2014 में 5 राज्यों में लोकसभा के साथ चुनाव हुए और 5 में से 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की सरकार बनी 24 में। यानी यह कहना कि एक साथ चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टी जीत ही नहीं पाएगी, यह फैक्चुअली तो नहीं दिख रहा, यह बचकानी बात लग रही है बॉस। भारत की जनता को इस तरह से कोई बरगला नहीं सकता, उसकी समझदारी पर कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। रीजनल पार्टीज तो खत्म नहीं होंगी, यह बेवजह का डर दिखाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है। डर रीजनल पार्टियों को नहीं, डर कांग्रेस को होगा, क्योंकि एक फैक्ट यह है कि पिछले 25 साल में जहां जहां भी लोकसभा चुनाव के साथ कोई दूसरा चुनाव हुआ है, वहां कांग्रेस की दुर्गति हुई। इसलिए ये लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। रीजनल पार्टी तो चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस जीत नहीं पाती। जैसे आप देखिए कि 1999 से 2024 के दौरान 25 साल का जो डेटा है वो बताता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के करीब 20 चुनाव हुए, लेकिन इन 20 चुनावों में 19 बार वही पार्टी विधानसभा में जीती जिस पार्टी को उस राज्य में लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें मिली। इसमें रीजनल पार्टियों को भी जीत मिली, बीजेपी को भी जीत मिली, लेकिन सबसे कमजोर कांग्रेस साबित हुई। सिर्फ ऐसा 2 बार हुआ जब किसी राज्य में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस को दोनों में जीत मिली। ऐसा 1999 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ, जब उसके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे। तब कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती और कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी कांग्रेस को आई। इसी तरह से 2009 में आंध्र प्रदेश के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भी कांग्रेस को आई। यानी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होता है।
भाई रीजनल पार्टीज का कोई नुकसान नहीं है। आपको याद होगा 2019 में, मान लीजिए उड़ीसा का एग्जांपल लीजिए, बीजेडी वहां विधानसभा भी जीती, लोकसभा के साथ चुनाव हुए थे, और जो राज्य की लोकसभा की सीटें थी वो भी बीजेडी ने जीती, बीजेपी तो नहीं जीती थी। तो फिर कांग्रेस का पहला डर यही है कि एक साथ चुनाव होने की स्थिति में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। दूसरा डर यह है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर राज्यों में भी लोकसभा की तरफ वोट डाल दिए गए तो कांग्रेस की रही सही राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जहां पर रीजनल पार्टियां प्रभावी हैं वो तो जीत जाएंगी, कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल आज पेश हुआ है, उसके कुछ ऐसे प्रावधानों के बारे में आपको बताता हूं जिस पर इंडी गठबंधन बवाल मचा रहा है। बिल में यह प्रावधान है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साल 2029 में एक साथ होंगे। इसके लिए जिन विधानसभा का टर्म 2029 से पहले खत्म होगा उन्हें 2029 तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा, और जिन विधानसभाओं का टर्म 2029 के बाद खत्म हो रहा है उन्हें 2029 में साथ में खत्म करा के एक साथ चुनाव करा दिया जाएगा। तो इसमें भी मिक्स्ड फायदा नुकसान है भाई। जिनका बढ़ेगा उसमें कर्नाटक भी तो है, कांग्रेस की सरकार है, वो भी बढ़ जाएगा, 2029 तक चला जाएगा। इसमें विपक्ष के राज्य भी शामिल होंगे जिनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसी तरह बीजेपी शासित राज्यों में भी होगा। विपक्ष का यह कहना है कि साल 2029 में जब सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ हो जाएंगे तो उसके बाद अगर किसी भी राज्य में सरकार गिरी तो उससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा, केंद्र सरकार वहां अपना शासन चलाने लगेगी। क्या पूरे देश में फिर से एक साथ चुनाव होगा कहीं भी एक जगह सरकार गिर गई तो? लेकिन ऐसा भी नहीं है। बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर मान लीजिए यूपी में साल 2029 में चुनाव हुए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और 2021-31 में 2031 में मान लीजिए यूपी में विधानसभा भंग हो जाती, तो यूपी में खाली फ्रेश चुनाव होंगे, पूरे देश में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा। और यह चुनाव 5 साल के लिए नहीं बल्कि जो बचे हुए 3 साल होंगे उनके लिए होंगे। मतलब 2021-31 में मान लीजिए यूपी में फिर चुनाव कराना पड़ा तो जो नई सरकार बनेगी वो 2034 तक के लिए होगी। फिर 2034 में जब पूरे देश में चुनाव होंगे, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो फिर यूपी में भी होगा। मतलब किसी भी राज्य का एग्जाम्पल यूपी दे रहा हूं। तो यह कह देना कि भाई हर बार क्या वन एक साथ पूरे देश में चुनाव होगा, नहीं बॉस, ऐसा नहीं। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई सरकारें गिरा देगी बीजेपी को, अरे भाई आप कहते हैं बीजेपी सरकार गिराती है धन बल से, सत्ता बल से, फलाने ढिमकाने से, तो सरकार गिराएगी तो बीजेपी को ही नुकसान होगा ना। जितना समय बचा है उतने के लिए सरकार बनेगी, 5 साल के लिए नहीं बनेगी। तो इसमें तो आपका ही फायदा है जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ये सब करती है। इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव हुए और अगर कोई सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर गई तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। यह तर्क भी गजब का ही है। अगर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सहयोग से केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे, लेकिन 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा, 15 में फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी जीती, केजरीवाल ना जीते बॉस। इसी तरह जम्मू कश्मीर में 2015 से 2018 तक बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, वहां टर्म पूरा नहीं हो पाया। इस साल जब जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ना जीती जी। इसी तरह साल 2018 में तेलंगाना में मिड टर्म चुनाव हुए, वहां भी सरकार बीआरएस की बनी, कौन सा बीजेपी जीत गई। तो यह लॉजिक भी गलत है कि इस बिल से बीजेपी को फायदा हो जाएगा। एक तो आजकल ज्यादातर सरकारें कार्यकाल पूरा करती हैं, बीच में गिरने की सरकार जो है वो एक आधी कोई घटना दिखती होगी आपको पिछले 10 साल में। दूसरी बात, कार्यकाल बीच में खत्म होने पर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है बिल में। कई उदाहरण हैं जिसमें बीच में कार्यकाल खत्म होने पर दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी के विरोधियों की सरकार बनी। यानी सच कुछ और है, माहौल कुछ और बनाया जा रहा है। और आप भी सोच रहे होंगे ना कि जब कोई लॉजिक है ही नहीं तो ये लोग क्यों परेशान है। माहौल बनाने वाले नए नए तर्क ढूंढ ढूंढ के गड्ढे से निकाल निकाल के क्यों ला रहे हैं, यह अभी बताऊंगा। लेकिन आप सुनिए तर्क कैसे कैसे। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि एक देश एक चुनाव लागू करने से पहले चुनाव आयुक्त का भी चुनाव होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो चुनाव आयुक्त का चुनाव क्यों नहीं होता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं, ईवीएम से होने वाली चुनाव प्रक्रिया पर भी संदेह। सोचिए, नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव पर बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडी गठबंधन अब भी ईवीएम पर अटका है, जबकि इनके ही इंडी गठबंधन के साथी उमर अब्दुल्ला से लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं कि भाई एक बार तय कर लो, ईवीएम में दिक्कत है तो लड़ाई लड़ो, जीतोगे तो जश्न मनाओगे, हारने पे बहाना बनाओगे, ये नहीं ना चल सकता है। विरोध के लिए सिर्फ विरोध करना इंडी गठबंधन का पैटर्न है। ममता बनर्जी की पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया।
टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए बीजेपी संविधान पर हमला कर रही है। इससे जनता के नियमित वोट करने का अधिकार छीना जाएगा। यह सिर्फ बिल नहीं है, यह लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। इस बिल के खिलाफ बंगाल शांत नहीं बैठेगा। इस गैर लोकतांत्रिक एजेंडे से भारत को पूरी ताकत से बचाएंगे। अब सोचिए कि कैसा लॉजिक है कि एक देश एक चुनाव से वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। वोट तो पहले भी सब करते थे, अब भी सभी करेंगे। बार बार करने की जगह एक बार करेंगे। ये कोई मजे की बात है कि हर बार आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां से घर छुट्टी लेके घर जाइए वोट देने के लिए, और आपकी जो है सैलरी कटे या आपको छुट्टी मिले ना मिले। साल में 5 बार वोट करते रहिए। गेम चल रहा है, वीडियो गेम है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के ज्यादातर लॉजिक खत्म दिख रहे हैं, फिर भी विपक्ष लकीर पीट रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है बॉस? इसके पीछे वजह है नरेंद्र मोदी। विपक्ष इस तनाव में है कि अगर नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन को ले आए तो बॉस पहले ही उनके नाम पर बहुत सारी चीजें दर्ज हो गई हैं जो उन्होंने देश में इतिहास रच दिया है। ये एक और इतिहास रच देंगे। दूसरी बड़ी बात, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो इससे देश में जो बदलाव आएगा, मोदी को हराना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था को और बड़ा फायदा होगा। जनता के बीच नरेंद्र मोदी और मजबूत हो जाएंगे। फिर मोदी को ये लोग हराएंगे कैसे? अभी नहीं हरा पा रहे, तब तो और दिक्कत हो जाएगी। ये है इनकी असली दुखती नब्ज। भाई वन नेशन वन इलेक्शन से अनुमान है कि जीडीपी 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। अगर इसे रुपए में देखें तो यह करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के करीब हो सकती है। महंगाई में भी करीब 1% की और कमी आ जाएगी। चुनाव की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसकी वजह से सरकार का बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत पैसा बर्बाद होता है, बहुत काम रुकता है। जैसे साल 2014 में चुनाव की वजह से करीब 7 महीने देश के बहुत बड़े हिस्से में विकास के काम ही नहीं हो पाए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, अलग अलग जगह चुनाव हो रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह भी दावा है कि इसके लागू होने से वोटर टर्न अराउंड 7% बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, देश में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि भाई जो निवेशक है उसको पता है कि किसकी सरकार चल रही है, क्या 5 साल का हिसाब किताब रहना है। जो वोटर टर्नआउट बढ़ने की बात है वो इसलिए भी है, कई बार प्रवासी जो हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, उनको बार बार चुनाव के लिए वोट देने आना पड़ता, नहीं आ पाते भाई। एक बार आएंगे, वोट देके जाएंगे, उनका पैसा बचेगा, खर्चा बचेगा, सो अलग। अब ये 4.5 लाख करोड़ अगर बचेगा तो स्वास्थ्य में लगेगा, शिक्षा में लगेगा, देश के काम में लगेगा। महंगाई कम होगी तो आपका पैसा बचेगा। तो बॉस देश बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट दे देंगे, तो ये लोग नरेंद्र मोदी को हराएंगे कैसे? इनका दर्द ये है। बात यही है कि नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन रोक नहीं पा रहा। अगर एक देश एक चुनाव हो गए, देश और ज्यादा तरक्की करने लगा, तो क्रेडिट कहीं नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए, और नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिल गया तो इंडी गठबंधन अभी खत्म हालत में है, फिर क्या बचेगा? एक्चुअली ये लोग देश के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए विरोध कर रहे हैं।